रोज़ एक बीमारी और हर बीमारी के इलाज के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट और उससे एक नई पैदा होती बीमारी। हम कोरोना से निजात पा भी नहीं पाए थे कि अभी म्यूकरमाइकोसिस आ गया। अभी देश और दुनिया में देखें तो हमारे डॉक्टर आपस में लड़े पड़े हैं, कौन अच्छा कौन ख़राब। कोई कहता है आईसीएमआर से हम आईसीएमआर की गाइडलाइन से इलाज करते हैं, कोई कहता है हम भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं। वो तो बात की चीज़ें हैं, पर अभी तो जो म्यूकरमाइकोसिस आ गया है उसको कैसे समझें, क्या है म्यूकरमाइकोसिस, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण है और इसे कैसे बचा जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोक नगर। जैसा फ्रेंड्स हम लोग डेली रूटीन लाइफ में हम लोगों ने देखा होगा, जो ब्रेड्स वगैरह हमारे घर में यूज़ होती हैं, अगर वो खुले में कुछ दिनों के लिए रखी रह जाए तो उस पर एक ग्रीनिश और ब्लैकिश कलर का एक फंगस लग जाता है। या हमारे घरों में जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, पुराने दरवाजे, और यदि वहाँ पे कहीं नमी हो रही हो, जैसे कि बाथरूम का एरिया हो गया या वॉशरूम का एरिया के पास में जो वुडन की लकड़ियाँ होंगी उस पर एक ब्लैक कलर का फंगस जम जाता है। ये वही ब्लैक फंगस है जिसका बॉटनिकल नेम म्यूकरमाइकोपिया है। ये म्यूकरमाइकोपिया ही जब बॉडी में एयर के थ्रू या किसी कारणवश से हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है तो जिस जगह पे जाकर के ठहरता है, जहाँ पे अपनी ग्रोथ करता है, उस जगह पे ये अपना असर दिखाता है, जिसको आज बीमारी के तौर पे म्यूकरमाइकोसिस बोला जा रहा है या ब्लैक फंगस बोला जा रहा है, जो कि इस समय पे लोगों की जान तक ले रहा है। तो ये तो बात हो गई कि हमें दिखता कैसा है, कहाँ पाया जाता है। यहीं पर दूसरा सवाल आता है कि ये जो फंगस है इंसानों में कब आया, कैसे आया, क्यों आया। मधुमेह की बीमारी हमारे भारत देश में अब तो पुरानी हो चली है कि यदि हम हर घर को देखें तो हर दूसरे घर में एक आध मरीज मिल ही जाता है। तो जिन लोगों को मधुमेह या शुगर की बीमारी होती है उनकी इम्यूनिटी वैसे ही सप्रेस हो जाती है, लंबे समय तक दवाई चलती है, बॉडी फैटी हो जाती है, वजन ज़्यादा हो जाता है। जिसको देखा जाए मधुमेह है तो कहीं ना कहीं उसको बीपी भी होता ही होता है। 80% केसेस में देखा गया है कि अगर शुगर है तो बीपी भी है, और बीपी और शुगर है तो थायराइड भी, और बीपी शुगर थायराइड है तो उसको किडनी की भी दिक्कत है ना। इन लोगों की इम्यूनिटी आम लोगों से कम होती है। ऐसे मरीजों पे जब किसी प्रकार से या कहीं से भी उन पे कोरोना अटैक होता है, कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, तो ये जब व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान वहाँ पे इनको यदि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या लंबे समय तक रुकते हैं और जिस एरिया में इनका बेड है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हर हॉस्पिटल, भारत का कोई सा भी हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में हर 15 दिन में उस दीवार की, उस खिड़की की, उस ज़मीन की कुछ जांचें भेजी जाती हैं लैब के लिए। आईसीयू में जिन मरीजों को रखा जाता है उस आईसीयू में बेड का सैंपल लिया जाता है, ज़मीन का सैंपल लिया जाता है, खिड़की का सैंपल लिया जाता है और लैब में चेक किया जाता है कि हमारी आईसीयू में कोई फंगस तो नहीं हो रहा है। ये आज फंगस नहीं आया, ये पहले भी जहाँ मरीज भर्ती होते थे वहाँ पहले भी आता था। तो आज क्या है कि हमारे इस कोरोना के टाइम पे मरीज इतने ज़्यादा थे कि लोगों ने अपनी आईसीयू की लैब्स तक नहीं करा पाई। एक कारण ये भी है, जब मरीज ज़्यादा थे तो हमारी जो सर्विसेज थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में फंगस पनपा। ये हॉस्पिटल में फंगस जब आया तो हॉस्पिटल में या खिड़की में, दीवार में, उसी के थ्रू हमारे वेंटिलेटर्स तक पहुँचा। वेंटिलेटर्स में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जिससे कि वहाँ पे नमी लगातार बनी रहती है और उस नमी की वजह से पेशेंट के नेज़ल में, माउथ के थ्रू, आई के थ्रू हमारी बॉडी में ये इंसर्ट कर गया। वैसे ये अक्सर देखा गया है कि जो बूढ़े लोग होते हैं या जिनकी केयर नहीं हो पा रही होती है, गरीब लोग होते हैं, उनकी त्वचा पर भी ये फंगस पड़ जाता है, पर पसीने की वजह से वो फंगस को मात दे दी जाती है। वो पसीना ही हमारे इस फंगस को ख़त्म कर देता है। या कुछ पुराने कपड़े हों, जैसे कि अभी पिछले साल आपने देखा था सारे लॉज और सारे मॉल्स वगैरह बंद हो गए थे, तो वहाँ जो कपड़े रखे थे नमी की वजह से उनमें भी फंगस आ गया था।
खैर, ये तो बात हो गई कि क्यों होता है, कहाँ से आता है। अब बात कर लेते हैं जिनको म्यूकरमाइकोसिस हुआ है उन व्यक्तियों में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी नेज़ल, याद रखिए, जब भी कोई भी रोग व्यक्ति बीमार होता है तो कोई मशीन, कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी उसको ये नहीं बताती कि तुम बीमार हो गए हो। रोगी को सबसे पहले स्वतः पता चलता है कि उसके बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, कोई अंतर पड़ रहा है। तो सबसे पहले उसको उसकी नाक बताती है, वहाँ से थोड़ा सा ब्राउनिश, येलोइश, वाइटिश लॉन्ग टाइम डिस्चार्ज होता है। वैसे तो आपकी नाक हमेशा ड्राई रहती है, मतलब नमीदार रहती है, वहाँ पे कोई ड्राई चीज़ें बहती नहीं, नाक पतली नहीं होती है, बहती नहीं है। लेकिन जब आप पे किसी फंगस का असर होगा तो आपको वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज और ब्लैक डिस्चार्ज आएगा। ये वही डिस्चार्ज है जो आजकल 3-3 फंगसों पे हम सुन रहे हैं, वाइट फंगस, येलो फंगस और ब्लैक फंगस। तो यदि ब्लैक फंगस का असर है तो हमारी ब्लैक या ब्राउनिश कलर का आएगा। येलो फंगस का असर है तो येलोइश आएगा, डार्क येलोइश होगा। येलो का मतलब ये नहीं है कि जब कभी कभी जुकाम हो जाता है और कुछ दवाई लेने के बाद भी येलोइश हो जाता है, पर उससे कहीं ज़्यादा येलोइश टाइप का होता है। वाइट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खिंची हुई जो हमारा। तो सबसे पहले ये डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इस डिस्चार्ज के बाद सेकंड कंडीशन आती है हमारी नाक के ऊपरी हिस्से में, जैसे कि हम आपको यहाँ पे नाक के ऊपरी हिस्से में हमारे सूजन आ जाती है। उसके बाद आँखों का लालपन, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आँखों में लालिमा आ जाती है। और हेडेक होना, जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, नोज़िया होना, ये लक्षण लगातार देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार नोज़िया हो गया तो आपको मतलब कि ब्लैक फंगस होगा, येलो फंगस होगा। नोज़िया लगातार बना रहेगा या वॉमिटिंग लगातार की सेंसेशन आते रहेंगे, तब आप मान के चले कि हमको इसकी जांच करनी है। किन लोगों को है खतरा? वे लोग जिनको खास तौर पे डायबिटीज़ है, शुगर, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, बीपी है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, यानी कि जैसे कि कोई अर्थराइटिस की बीमारी भी हो जाती है तो उसमें भी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाता है। स्पाइन की कुछ बीमारियों में भी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। HIV भी हमारा ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है। और इस प्रकार की कुछ अन्य बीमारियां जैसे कि HLA-B27, इसमें हमारा जीन का दोष है, लेकिन इसमें भी ये ऐसे लोगों में भी इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन लोगों पे भी ये हावी हो जाता है। ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा ही खतरा रहता है। तो जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है उन लोगों को थोड़ा सा कोविड से भी बचना है, मास्क लगा के रखना है। इस बीमारी के हो जाने के बाद यह बीमारी जो है जान का खतरा बनाए रहती है, क्योंकि अपने फंगस को जिस तरीके से ये फैलाती है और उसके फैलाने के वजह से नाक के द्वारा जब ये हमारी बैक की कैविटी में, साइनस में जी ये पहले अपना घर करता है, कुछ ओरल में घर करता है तो खांसी वगैरह के सिम्टम मिलते हैं। जब ये हमारे ब्रेन और माउथ की जो एक लेयर होती है उसको पार करके जब ये दिमाग की तरफ अपना असर बढ़ाता है तो ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग केस बन जाता है। ऐसे मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है। यदि हमें शुरुआत में ही पता चल जाए, शुरुआत में ही हम इन चीज़ों को पकड़ लें, तो बिना हॉस्पिटल जाए घर पर भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनके माध्यम से इनको ट्रीट किया जा सकता है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने लोकल के चिकित्सक से ही कराएं, फिर भी कुछ जानकारी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अनंतमूल, चिरायता, कुटकी, चोपचीनी, मंजिष्ठा, हल्दी, गिलोयस्वरस, ये सामान्य तौर पे घर पे मिल जाते हैं। वहीं आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो गंधक रसायन है, आरोग्यवर्धनी वटी है, मंजिष्ठा है, रसमाणिक्य है, समीर पन्नग रस है। ऐसी दवाइयों के कॉम्बिनेशन से भी इसको मात दी जा सकती है। यदि यह थोड़ा सा मॉडरेट कंडीशन में पहुंच जाए तो आयुर्वेद में एक चिकित्सा होती है जोग चिकित्सा या जलौकावचरण। जलौकावचरण और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से जिन पेशेंटों को बोला गया है कि उनकी आइस को रिमूव करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस हो रहा है, तो इसको 1 या 2 बार करने से ही बहुत अच्छे मेडिकल रिजल्ट मिलेंगे।
इवन ब्लड कपिंग, आयुर्वेद में जो ब्लड कपिंग की जाती है यानी कि रक्त मोक्षण के भी इस पर मेडिकल रिजल्ट है, जिससे इस बीमारी को बमुश्किल 5 से 10 दिनों के अंदर ही दूर किया जा सकता है। मैं इसको इस आधार पे कह रहा हूँ कि हमारे एक बीमारी होती है बर्जर डिसीज़, जिसमें हमारी नसों में काला खून जमा हो जाता है और हमारे वो अंग, जिस जगह पे ये बर्जर डिसीज़ होती है वो अंग कट के गल के गिरने लगता है। ये ठीक वैसी ही बीमारी है जहाँ पे हमारा फंगस गाढ़ा हो गया है, ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोथ उत्पन्न हो गया है। जब वहाँ लीच लगाते हैं बर्जर डिसीज़ में, तो डेड हुई स्किन और डेड हुई मसल भी रिजनरेट कर जाती है। ठीक यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी रिजनरेट हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी स्किन, हमारी मसल रिजनरेट हो रही है, ऐसा आयुर्वेद के कई डॉक्टर्स ने किया है। तो आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे बच सकते हैं, मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हो तो पेज को हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे यदि अधिक कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे वीडियो के नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं लगातार स्पाइन पे अपने वीडियो बनाता हूं, पर यदि किसी विशेष बीमारी पर आप जानना चाहते हैं तो वह बीमारी का नाम मुझे बताएं। आप जो जानना चाहते हैं मैं उस बीमारी के विषय में पूरी जानकारी आपको देने के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।